Hi, welcome to our IAS PCS एस्पिरेंट चैनल। टुडे इज़ 30th जून। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू का। ये जो आपका एनालिसिस है द हिंदू का, बेसिकली ये आपका यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रिलेवेंट एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस हिंदू एनालिसिस में हम बेसिकली अपने यूपीएससी सिलेबस और स्टेट पब्लिक सर्विस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ है वो सारे न्यूज़ का एनालिसिस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं द हिंदू का। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। तो हमें जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी क्या है? बेसिकली आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी ये पहले तो नहीं था, आज से 2-3 साल पहले नहीं था। ये आया था एक्चुअली 1 जुलाई 2017 को, है ना। इसको लाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मैं यहाँ पे CAA लिख रहा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। कौन सा कितना हुआ अमेंडमेंट एक्ट? 101, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी के लिए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस तरह का टैक्स है? ये आपका है इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। और ये कहाँ पे लगता है? ये आपका, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सोर्स पे नहीं लगता, राइट। और इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जैसे आपका अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपका डायरेक्ट टैक्स है, राइट। लेकिन जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें सामान के अंदर ही वो इंक्लूड होता है वो जीएसटी। अगर आप होटल में बिल पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर ही वो इंक्लूडेड होता है, राइट। तो वो इंडायरेक्ट होता है आपका जीएसटी। इसको हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। 1 जुलाई 2017 को आया था और इसके लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, राइट। उसके बाद इसके 5 स्लैब हैं। कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं जीएसटी का। एक लगता है आपका 0%, एक लगता है 5%, एक लगता है आपका 12%, एक लगता है आपका 18% और एक लगता है आपका 28%, ठीक है, ठीक है। तो आपको 5 स्लैब लग गए, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब्स लगते हैं आपके, ठीक है। यानी कि टैक्स हैं। तो और इसमें और क्या हमको जानने की ज़रूरत है? ये तो हमारा टैक्स हो गया। इसमें एक काउंसिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी काउंसिल, राइट। जो टैक्स लगाने का, इसको मैनेजमेंट का काम कौन करती है? टैक्स को लगाने का ये सब मैनेजमेंट का काम जीएसटी काउंसिल करती है। उसका हेड कौन होता है? या चेयरमैन जिसको हम लोग बोलते हैं, चेयरमैन। ये होता है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, यानी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगी वो होंगी। अभी फ़िलहाल कौन है? निर्मला सीतारमन है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके मेंबर्स जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। और इसमें क्या जानना है हमको जीएसटी के बारे में? कि ये आपका एक नेटवर्क है, जीएसटी नेटवर्क के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, जिसको हम लोग जीएसटीएन बोलते हैं। और जीएसटी नेटवर्क को, इसका जो सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? इन्फोसिस ने बनाया था। इन्फोसिस ने इसका सॉफ्टवेयर बनाया था। और ये मैनेज कौन करता है? एनआईसी करता है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। पब्लिक आपका पीयूसी है, ठीक है। तो ये एनआईसी आपको क्या करता है? आपको इसको मैनेज करने का काम करता है। जीएसटीएन को बनाया था इन्फोसिस ने,
ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा जीएसटी काउंसिल, जिसका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर। एग्जाम में पूछा गया है आपका बार बार, ठीक है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अभी 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। ये 5 आपका स्लैब्स है उसके अंदर, और इसको लाया गया था 1 जुलाई 2017 को। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा था। तो यहाँ तक हमारा ये कवर हो गया जीएसटी के बारे में। अभी गवर्नमेंट अभी अब न्यूज़ के बारे में करंट, ये हमारा कोर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम। गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, तो ऐसे करीब 2 दर्जन आपका जो जीएसटी गुड एंड सर्विस को पे हाइक को बढ़ाया गया है एक्चुअली, ठीक है। जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं तो उस पर जीएसटी को बढ़ाया गया है। तो बेसिकली अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे, ये वाली ग्राफ को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ आपके हाउस होल्ड आइटम्स पे जैसे बढ़ा है। जैसे ये आपके हाउस होल्ड आइटम्स है, नाइफ, स्पून्स, एलईडी लैम्प्स, ये सारे, ठीक है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, हमें बस इतना जानना था कि कुछ हाउस होल्ड आइटम्स पे गवर्नमेंट ने स्लैब्स को बढ़ाया है, ठीक है, और कुछ आइटम्स पे गवर्नमेंट ने स्लैब्स को घटाया भी है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जीएसटी इज़ वेरी मच रिलेवेंट टू अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं जो कि हमने कवर कर लिया है, राइट। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे सारे पॉलिटिकल न्यूज़, अनवांटेड न्यूज़ है जो हमारे काम का नहीं है, उसे हम लोग स्किप करना है हमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक न्यूज़ है आपका, डू नॉट गिव ग्रीन नॉट फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या बोल रहा है बेसिकली, तो आपके तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है स्टालिन, ठीक है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। MK स्टालिन बेसिकली आपके चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है बेसिकली, उन्होंने सेंटर के साथ अर्ज किया, सेंटर को रिक्वेस्ट किया है बेसिकली कि जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है, मेकेदातु प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है अभी, ये किस नदी पे है, ये है कावेरी नदी पे। तो बेसिकली हमको ये जानना पड़ेगा कि कावेरी नदी पे आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो MK स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने सेंटर से रिक्वेस्ट की है कि इस मेकेदातु प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दिया जाए, ठीक है। तो ये MK स्टालिन ने ये बोला है, ठीक है। हमारा इसमें न्यूज़ क्या है, हमारे रेलेवेंट न्यूज़ है मेकेदातु प्रोजेक्ट। तो हमें मेकेदातु प्रोजेक्ट को देखना है, तो ठीक है, चलिए मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट ये आपकी किस नदी पे पड़ता है, ये आपका है कावेरी नदी पे। तो यहाँ पे आपका है मेकेदातु प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका है कावेरी नदी, ये आपका है कावेरी नदी, राइट। इसको हम लोग कावेरी नदी बोलते हैं, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में जाके, है ना, यहाँ पे इसका एंड होता है, यहाँ पे समाप्त होती है, पूरा पानी यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे बनाती है, डेल्टा बनाती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, कावेरी नदी बेसिकली आपका, तो कावेरी नदी होती है आपका यहाँ पे है तला कावेरी करके, तला कावेरी, ठीक है। ये आपका पड़ता है ब्रह्मगिरी रेंज, यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज है, राइट। ब्रह्मगिरी रेंज है, राइट, वहाँ पड़ती है, वहाँ पे है तला कावेरी, जो कि कर्नाटका के, ये कर्नाटका के अंदर पड़ता है, कर्नाटका का कुडागु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कावेरी, और ये आपका कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु के थ्रू होके बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है वहाँ पे, ठीक है। और ये तमिलनाडु को 2 भागों में बांटती भी है, नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे ज़्यादा पार्ट किसमें कहाँ पे है, तमिलनाडु के पास है इसका, आपका कावेरी का। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट है क्या, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मेकेदातु प्रोजेक्ट, इसको हम लोग मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट एक 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये आपका कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया था, 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। ये आपके कावेरी रिवर में पड़ता है, ठीक है। इसको क्यों प्रपोज किया था, बेसिकली बेंगलुरु को इसको प्रपोज करने का रीज़न क्या था कि बेंगलुरु को, है ना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना था, बेंगलुरु को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना था, और उसके नियर एरियाज में, ठीक है। इसीलिए कावेरी रिवर पे एक मेकेदातु प्रोजेक्ट बनाने की बात कहा जा रहा था कर्नाटक गवर्नमेंट के थ्रू,
ठीक है। साथ ही साथ 400 मेगावाट का आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मेन 2 पॉइंट्स थे कि मेगाडोडू प्रोजेक्ट बनाने का रीज़न क्या था आपका। पहला तो बेंगलुरु और उसके नियर बाई एरियाज़ में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हार्नेस करना, जिसमें 400 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हार्नेस किया जाएगा मेगाडोडू प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, इशू क्या चल रहा है बेसिकली, इशू चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तमिलनाडु बोल रहा है कि ये मेगाडोडू प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो इससे पानी कावेरी बेसिन में कम जाएगा, और तमिलनाडु का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर कावेरी रिवर है, तो इससे उनमें बहुत ज़्यादा एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस पैदा हो जाएगा यहाँ पे। तो तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन ने सेंटर से अर्ज किया है कि मेगाडोडू प्रोजेक्ट को ग्रीन नोड ना दिया जाए, यानी उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेगाडोडू प्रोजेक्ट के बारे में क्लियर हो गया। तो मेगाडोडू का मतलब क्या होता है, गोट स्लीप। कनाडा में इसको गोट स्लीप भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं अगर पूछ दे ऐसे कि मेगाडोडू का मतलब क्या होता है, गोट स्लीप। ये आपका 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कावेरी रिवर पे बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका मेगाडोडू प्रोजेक्ट। ठीक है, डिस्प्यूट आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये भी जानना है कि डिस्प्यूट कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, तो ये बेसिकली आपका कावेरी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट है ना। ये तो पूरा का पूरा कावेरी रिवर था, इस पे मेगाडोडू प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है आपका, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंसेस चल रहा है। तो बेसिकली आपका एम.के. स्टालिन ने आपको बोला था इसमें, इस न्यूज़ के तहत अगर हम इस न्यूज़ को पढ़ें तो न्यूज़ में लिखा हुआ है बेसिकली कि एम.के. स्टालिन ने बोला बेसिकली कि अगर आप कावेरी रिवर पे कुछ भी करते हैं, यानी कावेरी रिवर पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई डैम बनाते हैं, कुछ भी, तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड जो भी स्टेट्स होंगे, या जिसको रिपारियन स्टेट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है कर्नाटक स्टेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर रिपारियन स्टेट्स, और तमिलनाडु हो गया हमारा लोअर रिपारियन स्टेट्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक कावेरी रिवर है उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया दे देता हूँ। राइट, तो ये कर्नाटक, ये हो गया हमारा कावेरी रिवर, तो दिस वन इज राइट, ये हो गया आपका क्या, अपर रिपारियन स्टेट्स। अपर रिपारियन स्टेट्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, दिस वन इज अपर रिपारियन स्टेट्स। और ये तमिलनाडु हो गया हमारा लोअर रिपारियन स्टेट्स। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका। तो एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, वो बार बार बोल रहे हैं चीज़ कि अगर आप, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बेसिकली उसमें है कि अगर आप कावेरी रिवर पर अगर कोई चीज़ डैम बनाते हैं तो आपको लोअर रिपारियन स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। ये एम.के. स्टालिन का कहना है एक्चुअली। ठीक है, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था एक्चुअली। ठीक है, तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। तो हमको ये भी जानना पड़ेगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या एक्चुअली। इसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे, क्योंकि साथ साथ ये लिंक है, इंटरलिंक्ड है। मेगाडोडू प्रोजेक्ट को जानने के लिए हमको कावेरी वाटर डिस्प्यूट को भी जानना ज़रूरी है। तो हमने मेगाडोडू प्रोजेक्ट कवर अप कर लिया है, हमको उसका जो मेन था कावेरी वाटर डिस्प्यूट, उसको भी कवर अप करना है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट को कवर अप कर लेते हैं। हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है बेसिकली कावेरी नदी पे, कावेरी नाम से ही है तो कावेरी नदी पे ही होगा। कावेरी नदी के जल को लेकर डिस्प्यूट था, यानी इसके वाटर को लेकर कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो जेनेसिस है, यानी जो इसको, जहाँ इसका बीज जिसको बोल सकते हैं, जहाँ से ये शुरुआत हुआ था, तो करीब 150 साल पहले की बात है ये आपका, है ना। एग्रीमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं, 1892 और 1924 किसके बीच में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर। तो झगड़ा 150 साल पहले से चल रहा है एक्चुअली। मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में कावेरी वाटर को लेकर झगड़ा चल रहा था 150 सालों से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा क्यों, क्या हुआ, तो 1974 में क्या हुआ बेसिकली, 1974 में कर्नाटका ने क्या किया बेसिकली, कर्नाटका ने रिजर्वायर्स बनाना चालू कर दिया कावेरी रिवर पे, बिना तमिलनाडु का कंसेंट लिए हुए। ठीक है, बिना तमिलनाडु का कंसेंट लिए हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने 1974 में, 1974 में, है ना, रिजर्वायर बनाना चालू कर दिया कावेरी रिवर पे। इस पे तमिलनाडु ने क्या किया बेसिकली, तमिलनाडु ने गवर्नमेंट को बोला, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया, एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जिसको बोला गया, है ना, सेंट्रल ने, क्योंकि 2 स्टेट के बीच में इंटर रिवर डिस्प्यूट है। ठीक है,
जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है बेसिकली। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत होता है कि इस तरह के डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकें। तो उसके लिए सेंट्रल डिस्प्यूट क्या करेगा, सेंट्रल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल बनाएगा। तो उन्होंने बना दिया कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, 1990 में बनाया गया बेसिकली, ठीक है। इसका काम क्या था, इस डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का इसका काम क्या था कि जो कावेरी का पानी है बेसिकली, कावेरी रिवर का पानी, उसको शेयर के उसको मतलब बांटा जाए 4 रिपारियन स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो 4 रिपारियन स्टेट्स कौन कौन है, पहला तो आपको पता है कर्नाटका, दूसरा है तमिलनाडु, और आपका है केरल और पुडुचेरी, ठीक है। क्योंकि ये पूरा के पूरा कावेरी बेसिन की बात कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कावेरी को एक बार रिवर को फिर से देखते हैं तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा के पूरा एक बेसिन है यहाँ पे, राइट। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, राइट। तो ये पूरा यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं इधर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। तो ये पूरा के बेसिन, और यहाँ पे आपका पुडुचेरी भी है आपका, राइट। तो कावेरी का पानी 4 रिपारियन स्टेट्स हैं, मेन सबसे बड़ा है तमिलनाडु जिसके पास कावेरी का मोस्ट ऑफ द रिवर का वाटर है, फिर है कर्नाटका, फिर है केरल, फिर है पुडुचेरी, ये 4। तो इसके लिए हमको बनाया गया, सेंटर ने क्या बनाया, ट्रिब्यूनल बनाया, जिसको बोला गया कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो सेंटर के पास ये पावर कैसे बना, सेंटर के पास पावर मिला है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत सेंटर के पास ये पावर है ना। अपने पावर को एक्सरसाइज करके उन्होंने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की गठन किया गया, ठीक है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि सेंटर को ये पावर कहाँ से मिलती है, सेंटर को पावर मिलती है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 से, ठीक है। उसके बाद ये तो बेसिकली आपका उसने कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल ने आपको दे दिया, मतलब अपना डिसीजन है उसने दे दिया कि हाँ आपको, ठीक है, आपका जो पानी है, जो कर्नाटक जो कावेरी का वाटर है, वो किस किस हिसाब से आपको कर्नाटका में या फिर तमिलनाडु में या फिर केरला पुडुचेरी में जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये तो अपना ट्रिब्यूनल ने दे दिया, लेकिन वो दिया था बेसिकली आपका नॉर्मल ईयर्स में, लेकिन डिस्ट्रेस ईयर्स में वो उसमें फिर प्रॉब्लम हो रही थी। डिस्ट्रेस ईयर्स में वो ट्रिब्यूनल की जो बात थी उसको नहीं माना जा रहा था बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट के थ्रू। तो उस पर तमिलनाडु ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट पे उसको चैलेंज किया, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कर्नाटका को डायरेक्ट किया, ठीक है, कि आप रिलीज़ कर दीजिए 12,000 क्यूसेस ऑफ वाटर टू तमिलनाडु, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आया, तो उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी को एक नेशनल एसेट घोषित कर दिया, ठीक है, कि कावेरी एक नेशनल एसेट है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो आपका कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल ने किया है बेसिकली वो सही है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दे दिया कि कर्नाटका को 284.7 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट मिलेगा पानी, तमिलनाडु को 404 मिलेगा, केरला को 30 आपका 1000 मिलियन क्यूबिक फीट मिलेगा, पुडुचेरी को 7 मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ सेंटर को ये डायरेक्ट किया कि आप कावेरी मैनेजमेंट स्कीम बनाइए और उस कावेरी मैनेजमेंट स्कीम के तहत आप बनाइए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया कि आप कावेरी मैनेजमेंट स्कीम बनाइए और उस स्कीम के तहत कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बनाइए। इस पे सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के बात को मान करके, है ना, ये सारी चीज़ का गठन किया उसने। तो ये पूरे कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल बना और जो पूरा डिस्प्यूट हुआ जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दिया, तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इसके एक ही प्रिंसिपल निकल के आता है, इसका सिद्धांत यही हुआ कि लास्टली कि जो अपर रिपारियन स्टेट्स हैं उसको मस्ट ऑब्टेन कंसेंट, उसको कंसेंट लेना ही पड़ेगा लोअर रिपारियन स्टेट्स का, ठीक है, फॉर एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि कर्नाटका को अगर कावेरी रिवर पे कुछ अगर बांध बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना है तो उसको, है ना, जो लोअर रिपारियन स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, इनका आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा, वो मस्ट है। तो यहाँ पे हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट कवर हो गया। नाउ हम अभी कावेरी को थोड़ा सा, कावेरी रिवर को थोड़ा सा हम जान लेते हैं थोड़ा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे।
तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जान लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कावेरी रिवर है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे आपका होता है कावेरी रिवर आपको चल रहा है, यहाँ पे हमने पहले भी बात किया कि ये आपका तला कावेरी से निकलती है, ठीक है, कावेरी रिवर, ठीक है। और ये कावेरी रिवर ऐसे होते हुए राइट तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, राइट। और ये कर्नाटका का कोडागु डिस्ट्रिक्ट से होके हुए जाती है। और यहाँ पे क्या कौन सा हिल्स है, कौन सा रेंज है, सॉरी, यहाँ पे है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। यहाँ पे एक रिजर्वॉयर भी है, इसको भी जानना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कृष्ण सागर रिजर्वॉयर, कृष्णा सागर रिजर्वॉयर, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा सागर रिजर्वॉयर भी है। और यहाँ पे आपका एक मेट्टूर डैम है, मेट्टूर डैम पूछ देता है। कावेरी रिवर पे एक डैम है जिसका नाम क्या है, मेट्टूर डैम, एग्जाम में आ सकता है आपका, मेट्टूर डैम। हमको कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरीज देखना है बेटा, कावेरी के ट्रिब्यूटरी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वही देखना है हमको। तो सबसे पहला है आपका हेमावती। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो ट्रिब्यूटरीज है, इसको चेंज कर देते हैं कलर, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है आपका, इसको हम लोग बोल दिए हेमावती, हेमावती, ठीक है। यहाँ पे हेमावती हो गया। और यहाँ पे इस ट्रिब्यूटरीज का नाम है शिमशा, शिमशा। और यहाँ पे होगा, इस ट्रिब्यूटरी का नाम होगा यहाँ पे अर्कावती, ठीक है। हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो ये हो गया आपके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि ब्रह्मगिरी हिल से ये निकल रही है, राइट। ऐसे कावेरी आपका ऐसे करके ये आपका निकल रही है। तो उधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट। तो इस साइड हो गया आपका लेफ्ट और इस साइड हो गया आपका राइट, ठीक है, राइट। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से हमारा हो गया हेमावती, शिमशा, अर्कावती। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कावेरी रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट है आपका हेमावती, शिमशा, अर्कावती। और राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो एक है लक्ष्मण तीर्थ। तो यहाँ पे पड़ता है आपका ये, दिस वन इज लक्ष्मण, यहाँ पे आपका लक्ष्मण तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ हो गया। यहाँ पे पड़ता है आपका काबिनी रिवर, काबिनी, ठीक है। यहाँ पे पड़ा आपका नोयाल, नोयाल रिवर। और यहाँ पे पड़ा आपका अमरावती, ठीक है। तो ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, राइट ट्रिब्यूटरी से आप कावेरी रिवर के लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, नोयाल और अमरावती। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है ना। तला कावेरी, कला कावेरी से निकलती है, तला कावेरी हो गई यहाँ पे, ठीक है। और कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे एक रिजर्वायर है कृष्णा सागर रिजर्वायर, यहाँ पे मेट्टूर डैम, ठीक है। ये यहाँ पे आपका कावेरी आपका मोस्ट प्रोबेबली कवर हो गया आपका विथ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर हम प्रीवियस क्लासेस में देखे होंगे, तो यहाँ पे है नागरहोल नेशनल पार्क, यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपका क्या है, बेंगलोर है। और बेंगलोर के पास है बनरघट्टा नेशनल पार्क, बनरघट्टा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसे। आप एक बार मैप खोल के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कावेरी रिवर को देख रहे थे, इसलिए मैंने कावेरी रिवर को ज़्यादा फोकस किया है। तो कावेरी रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़,
तो ये मेगाटूटी प्रोजेक्ट वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है विथ कावेरी रिवर सिस्टम, विथ आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एडिटोरियल्स हैं, एडिटोरियल्स हम इसमें कवर अप नहीं करते हैं। ठीक है, एडिटोरियल्स के लिए हमारा वीकली एडिटोरियल आता है, वीकली एडिटोरियल। ठीक है, ये हर वीक में आएगा एक एडिटोरियल, जिसके अंदर जो भी रेलेवेंट एडिटोरियल्स रहेंगे उस पर्टिकुलर वीक के अंतर्गत, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी एडिटोरियल्स का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एडिटोरियल्स का एनालिसिस नहीं किया जाएगा। तो इस वीक में आप देखते हैं न्यूज़ में कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाउ टर्की मेड पीस विथ स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइनिंग नाटो। ठीक है, तो टर्की किस तरह से पीस करेगा, स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइनिंग नाटो। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपका है, राइट। अभी हमको नाटो के बारे में जानना ज़रूरी है कि नाटो है क्या। ये नाटो का सिंबल है, तो ये नाटो है क्या बेसिकली। तो हम चाहिए थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो, ठीक है, तो नाटो को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली नाटो। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको लाया गया था, नाटो को स्थापित किया गया था, किसको काउंटर करने के लिए, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए। सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए नाटो को लाया गया था। ठीक है, यानी इसको बनाया गया नाटो को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। नाटो में कैसा है बेसिकली, ये आपका किस तरह से काम करता है नाटो, है ना। ये आपको इसके अंदर जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं, है ना, जितने भी इसके अंदर मेंबर स्टेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, अगर किसी एक मेंबर स्टेट्स पे अगर आक्रमण यानी अटैक हो जाता है, सपोज इस पर अटैक हो गया, है ना, किसी दूसरे के द्वारा, सपोज इसने इस पर अटैक कर दिया, राइट। ए ने, एक स्टेट है, कंट्री है, जिसने इस पे अटैक किया, तो इन लोग क्या करेंगे, ये सारे एक दूसरे के साथ मिल करके, राइट, ए पे अटैक कर देंगे। ये है एक्चुअली नाटो। तो ये कैसा है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। यानी कि अगर इसमें से किसी एक मेंबर पे अगर अटैक होता है तो सारे मेंबर डिफेंड करेंगे, है ना, उस थर्ड पार्टी से। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल कितने मेंबर्स हैं, फ़िलहाल 30 मेंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको मेंबर्स के नाम दे दिए हैं, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएस। ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, यही 12 आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे। और अभी 30 मेंबर है, 18 आपके और मेंबर इसमें ऐड हुए हैं। तो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 18 और ऐड हुए हैं बेसिकली। तो ये है आपका नाटो हमारा समझ में आ गया। ये आपका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड, जिसमें इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उस मेंबर स्टेट्स पे अगर कोई दूसरा देश, बाहर का देश जो अगर कोई आक्रमण करता है, तो ये सारे देश मिल करके उस पर आक्रमण करेंगे। ये एक्चुअली नाटो का फिलॉसफी, यही है उस नाटो एक्चुअली। इसको लाया किस लिए गया था, है ना, सोवियत यूनियन से अगेंस्ट में इसके लाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो ये न्यूज़ में भी क्यों चल रहा है बेसिकली, न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को बोला है कि आप नाटो ज्वाइन कर लीजिए, उसको कोई आपत्ति नहीं है। पहले आपत्ति था टर्की का, तो ऐसा क्यों हुआ वो हमको जानना है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं कि ऐसा टर्की ने ऐसा क्यों किया। तो नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, नाटो का सेक्रेटरी जनरल, ये भी एक पॉइंटर है यहाँ पे कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है। तो जेंस स्टोल्टनबर्ग करके है,
जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने क्या किया, एक एमओयू साइन करवाया। किसके किसके बीच में साइन करवाया? फिनलैंड, स्वीडन और टर्की के बीच में, है ना। फिनलैंड, स्वीडन और टर्की के बीच में, है ना, एक एमओयू साइन करवाया गया है, राइट। किसने साइन करवाया? नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने, जिनका नाम है ना, जेंस स्टोल्टनबर्ग। इस एमओयू के अंतर्गत क्या होगा बेसिकली, ये जो आपका फिनलैंड और आपका स्वीडन है, ये दोनों एग्री हुए हैं बेसिकली टर्की के नेशनल जो सिक्योरिटी उसके कंसर्न्स को लेकर के इन्होंने एग्री कर लिया है, फिनलैंड और स्वीडन ने। तो इस पर टर्की ने क्या बोला है? इसमें टर्की ने बोला है कि ठीक है, अगर आप नाटो ज्वाइन करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रीवियस में देखें, है ना, तो टर्की को आपत्ति था फिनलैंड और स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने से, पर फिनलैंड एंड स्वीडन ने एमओयू साइन करने के बाद, ठीक है, फिनलैंड एंड स्वीडन ने बोला है कि टर्की का जो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, ठीक है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो टर्की ने बोला है कि हम भी आपको नाटो ज्वाइन करने में हमें भी कोई परेशानी नहीं है, अगर आप नाटो ज्वाइन करते हैं तो अगर फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा बेसिकली, ये देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। फिनलैंड और स्वीडन है कहाँ पे, पहले ये जान लेते हैं। तो फिनलैंड और स्वीडन पड़ता है आपका बाल्टिक सी के, ये सारे बाल्टिक सी के नेशंस हैं। तो ये है आपका फिनलैंड और ये है आपका स्वीडन और ये है आपका बाल्टिक सी। तो ये बाल्टिक सी है आपका, इसको भी जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाल्टिक सी हो गया। और बाल्टिक सी नेशन कौन कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ठीक है। ये सारे बाल्टिक सी नेशंस हैं। और एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया ये ऑलरेडी, राइट, नाटो के मेंबर हैं, ये नाटो के मेंबर हैं, राइट। और अभी क्या बोल रहा है टर्की, क्या बोल रहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड अगर ज्वाइन कर लेता है नाटो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रॉब्लम था, अभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिनलैंड का बॉर्डर आप देख रहे हो, ये बॉर्डर है फिनलैंड का, ये इधर रशिया है, ये रशिया इधर है। तो रशिया के बॉर्डर के साथ मैच करता है। वेस्ट में जो है फिनलैंड का बॉर्डर रशिया के बॉर्डर के साथ मैच करता है, लेकिन स्वीडन का मैच नहीं करता। स्वीडन बेसिकली सी में है, यानी बाल्टिक सी के अंदर स्वीडन आपको रशिया के साथ है, यानी स्वीडन का जो है बाउंड्री बेसिकली बाल्टिक सी में ओपन हो रहा है। और रशिया भी यहाँ पे, रशिया भी है, ठीक है, रशिया यहाँ भी है, रशिया यहाँ पे कैप्चर करके रखा है, रशिया यहाँ भी है। तो बाल्टिक सी में रशिया के साथ स्वीडन भी हो जाएगा और फिनलैंड तो है ही आपका लैंड बाउंड्री। तो अगर नाटो के साथ, नाटो के पास अगर स्वीडन और फिनलैंड भी आ जाता है तो नाटो का क्या होता है, पोजीशन स्ट्रांग हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाटो तो चाह ही रहा है कि यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ऑलरेडी है, अभी स्वीडन और फिनलैंड भी आ जाएगा तो बाल्टिक सी पे नाटो का पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगा। अभी जो अमेरिकन मिसाइल्स है या फिर जो भी वेपन्स है वो अभी आपका रशिया के बॉर्डर के आसपास आ सकती है। तो हमको ये समझना था कि बाल्टिक नेशन क्या है, बाल्टिक सी क्या है, बाल्टिक सी के आसपास के नेशंस क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया। बाल्टिक सी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गल्फ ऑफ बोथनिया, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पड़ता है, तो बाल्टिक सी में पड़ता है। तो बेसिकली अगर स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइन कर लेता है नाटो, इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, इसका मतलब हो रहा है कि नाटो का, है ना, वेस्ट और नॉर्थ ऑफ रशिया में उसका प्रेजेंस और बढ़ जा रहा है। सिंपल सा रूल है, राइट। तो टर्की ने ये अपोजिशन से, टर्की क्यों अपना विड्रॉ किया अपने अपोजिशन से? पहले टर्की बोल रहा था कि नहीं, नाटो में अगर ज्वाइन हो गए, ठीक है, नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को ज्वाइन नहीं होना चाहिए, पहले टर्की का पोजीशन था। फिर टर्की ने अपना ये पोजीशन को चेंज क्यों किया बेसिकली? क्यों किया? क्योंकि नेगोशिएशन हुआ टर्की, स्विट्ज़रलैंड, आपका स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। तो उस नेगोशिएशन में क्या हुआ, पहला नेगोशिएशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फिनलैंड और स्वीडन ने, है ना, प्रॉमिस किया टर्की को बेसिकली कि वो काउंटर टेररिज्म करेगा, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर काउंटर टेररिज्म करेगा। फिनलैंड और स्वीडन ने टर्की को बोला है।
तो फिनलैंड क्या करेगा, बेसिकली अपना क्रिमिनल कोड को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, स्वीडन टेररिज्म एक्ट को अप्लाई करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला उसने, दूसरा बोला है कि टर्की ने एक कंसर्न आपको जाहिर किया था कि फिनलैंड और स्वीडन किसको पनाह दे रहे हैं, कुर्दिश फाइटर्स या कुर्दिश एक्टिविस्ट को फिनलैंड और स्वीडन अपने अपने जगह पनाह दे रहे हैं, यानी दे रहे हैं, राइट। तो टर्की ने इस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। तो स्वीडन और फिनलैंड ने बोला, एग्री किया है कि जितने भी आपके पेंडिंग जो भी सस्पेक्ट्स हैं, आपके टेरर सस्पेक्ट्स हैं, उसको डिपोर्टेशन किया जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि जो आर्म्स एम्ब्रागो है, आर्म्स एम्ब्रागो का मतलब सैंक्शंस होता है, आर्म रिलेटेड सैंक्शन यानी मिलिट्री रिलेटेड सैंक्शंस जो होता है, वो टर्की के अगेंस्ट जो भी होगा उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि फिनलैंड और स्वीडन रिमूव कर लेंगे आर्म्स एम्ब्रागो अगेंस्ट टर्की। तो ये सारे कंडीशंस टर्की ने रखे और स्वीडन और फिनलैंड ने इसको माना भी, राइट। तो इस पे उन्होंने मान लिया, तो टर्की ने भी बोला कि ठीक है आप नाटो ज्वाइन कर सकते हैं, टर्की को कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि रशिया एक 1340 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर आपका फिनलैंड के साथ शेयर करता है। हमने यहाँ पे देखा था, राइट, कि फिनलैंड के साथ ये लगभग 1340 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो फिनलैंड के साथ शेयर करता है, ठीक है। और स्वीडन के साथ सी में शेयर करता है, यानी कि बाल्टिक सी में शेयर करता है। तो नाटो का अगर पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा तो नाटो का पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो रशिया के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये नाटो के लिए क्या मतलब है, नाटो के लिए तो यही है कि उसका अलायंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन बेसिकली क्या थे, नन अलाइनमेंट प्रिंसिपल वाले देश थे, ठीक है। अब ये नन अलाइन प्रिंसिपल वाले देश नाटो के साथ मिल रहे हैं, राइट। तो उनका जो पोजीशन था नाटो का, वो और स्ट्रेंथ हो जाएगा और पावरफुल हो जाएंगे वो बेसिकली। नाटो को दूसरा क्या है, नाटो को स्ट्रैटेजिक ग्राउंड मिल जाएगा रशिया को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अभी नाटो का जो वेपन्स होगा वो अभी रशिया के वेस्ट में और रशिया के नॉर्थ में भी लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका मिलिट्री ऑपरेशंस और ज़्यादा वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे नाटो। तीसरा क्या है, बेसिकली यूरो अटलांटिक, ठीक है। अभी कैसा है बेसिकली कि यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो ऑलरेडी नाटो मेंबर्स थे, राइट। लेकिन रशिया के कारण क्या हुआ, रशिया के साथ बहुत ही क्लोज, यहाँ पे रशिया के बॉर्डर से मिलता है, तो रशिया के बहुत क्लोज थे बेसिकली और नाटो मेंबर थे, राइट, ठीक है। अभी इन नाटो मेंबर्स को क्या कर सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है आराम से। तो ये आपका होगा थर्ड पॉइंट। तो बेसिकली हमने ये जान लिया है कि टर्की ने जो अभी स्वीडन और फिनलैंड को बोल दिया है कि आप नाटो ज्वाइन कर सकते हो और टर्की को प्रॉब्लम नहीं है, उससे जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। और हमने नाटो के बारे में भी जान लिया कि नाटो क्या किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आपका ख़त्म होता है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका स्पीडिंग मेजर कॉज ऑफ डेथ, लैंसेट स्टडी, ठीक है। लैंसेट के स्टडी में लिखा कि स्पीडिंग के कारण डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पीडिंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, ऐसा लैंसेट बोलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा न्यूज़ का जो क्रक्स है कि स्पीडिंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ द लैंसेट स्टडी बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है बेसिकली कि इंडिया में जो हो रहा है बेसिकली आपका मिनिस्ट्री रिपोर्ट दे रहा है, 2020 का रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हर साल जो आपका जो रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है करीब 1,31,714, यानी करीब 1.5 लाख लोग, यानी 1,31,000 लोग, है ना, रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, जिसमें से 69.3% सिर्फ और सिर्फ स्पीडिंग से मर रहे हैं, यानी जो गाड़ी तेज़ चलाते हैं ना उसके कारण सिर्फ आपके 69% लगभग 70% आपकी मौत आपको उससे हो रही है आपको, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रिपोर्ट का रिपोर्ट बोल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेफ्टी चेक है, सेफ्टी चेक में क्या बोल रहा है बेसिकली कि अगर स्पीडिंग का कानून बनाया जाए तो हम लोग करीब इंडिया में हर सालाना 20,554 लोगों की जान बचा सकते हैं।
अगर सीट बेल्ट अगर यूज़ करते हैं लोग तो करीब 3204 लोग की जान बच सकती है हर सालाना, और हेलमेट यूज़ करते हैं तो करीब 5683 लोगों की जान बच सकती है सालाना। ठीक है, तो स्पीडिंग इज़ ए मेजर कॉज ऑफ डेथ, लैंसन का स्टडी बोलता है। अब यहाँ पे देखना है हमको बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है बेसिकली हमारा कि जो ग्लोबल डेथ हो रहा है हमारा, ठीक है, जो ग्लोबल डेथ होता है उसका 10% इंडिया बेयर करता है। यानी जितने रोड एक्सीडेंट्स में पूरे वर्ल्ड में मरेंगे उसका 10% सिर्फ इंडिया में लोग मर जाते हैं, और जबकि सिर्फ 1% ही वर्ल्ड का व्हीकल इंडिया के पास है ना। यानी 1% सिर्फ हमारे पास वर्ल्ड का व्हीकल है, वर्ल्ड में जितना व्हीकल है यानी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसका 1% हमारे पास है, लेकिन मृत्यु कितनी हो रही है, 10% का डेथ हो जा रहा है रोड एक्सीडेंट का। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक डेटा है। मतलब इतना कैसे हो सकता है बेसिकली, तो इसके पीछे का रीज़न, सबसे मेन रीज़न है स्पीडिंग। उसके बाद है आपका हेलमेट जो यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद है सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका ड्रंक एंड ड्राइविंग का भी है। ठीक है, तो ये आपका लैंसेट का स्टडी बोल रहा है। तो इस पर जो आपका यूनियन जो अपना हमारा जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने बोला है कि इसको हम लोग को 2024 तक आते आते इसको 50% से कम कर देना है, ऐसा उनका कहना है। तो बेसिकली हमको हमारे लिए जाना क्या ज़रूरी था कि लैंसेट का स्टडी क्या बोलता है। लैंसेट का स्टडी यही बोलता है जो भारत में जो रोड एक्सीडेंट हो रही है बेसिकली उससे करीब 69% डेथ स्पीडिंग के कारण होता है। ठीक है, coming to our next news, 63,000 forms co-ops to be digitized. Computerization will link all the credit societies to a common accounting system. तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको CCEA भी बोलते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोजल को जिसमें 63,000 जो फार्म्स होंगे बेसिकली प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उसको डिजिटाइज़ किया जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ PACS इसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, ये बेसिकली क्रेडिट सोसाइटी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज़। इसी को डिजिटाइज करने की बात कही गई है ना, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव किया है बेसिकली। तो इससे क्या होगा अगर इसको डिजिटाइज कर दिया जाएगा, तो इससे इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको डिजिटाइज करने का भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो इसमें इस न्यूज़ में बस इतना ही था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका G20 समिट एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली। G20 राइट, G20 इसमें ग्रुप ऑफ 20 नेशंस होते हैं, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस प्लस ग्रुप ऑफ 20 नेशन में कौन कौन होंगे, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, 9 देश हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, दोनों को मिलाकर 20 हो गया G20 समिट। ये दिल्ली में होने वाला है बेसिकली। G20 इसमें कौन कौन से देश होते हैं बेसिकली, इसमें आपके जो इंडस्ट्रियलाइज देश हैं यानी कि डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग, यानी कि ये जो समिट होता है, ये जो प्लेटफॉर्म है G20 का प्लेटफॉर्म, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग को एक साथ लाया जाता है। एक साथ लाने के बाद जो कि ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ग्लोबल इश्यूज़ राइट, उन पे चर्चा किया जाता है राइट, ग्लोबल इश्यूज़ पे चर्चा किया जाता है इस G20 समिट में, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। और ये कहाँ होने वाला है, दिल्ली में। तो
2023 में ये आपका दिल्ली में होगा, 2023 एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली 2023 में। तो इस बार G20 समिट जो होने वाला है वो जम्मू कश्मीर में इसको आयोजित किया जाएगा। इसको दिल्ली समिट भी बोलते हैं हम लोग, दिल्ली समिट, राइट। 2022 जो भी चल रहा है बेसिकली, तो इसका प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है अभी फ़िलहाल? अभी कर रहा है आपका इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अभी 2022 का कर रहा है। और 2021 का किसने किया था? रोम, जो इटली है, इटली ने किया था इसको। तो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है ना, समिट एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली, राइट। और जो होने वाला है इंडिया में 2023 में, कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा। इसको दिल्ली समिट बोलते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ट्राइका, टोरिका करके एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। G20 का कोई परमानेंट आपको सेक्रेटेरिएट नहीं होता, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो फिर जब परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है G20 का, ठीक है, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है, तो ये काम कैसे करता है? तो G20 काम करता है ट्रोका पे। ट्रोका क्या होता है? ट्रोका होता है बेसिकली आपका ये तीन, ये होता है आपका करंट यानी प्रेजेंट, ये होता है आपका पास्ट, और ये होता है फ्यूचर, ठीक है। तो ट्रोका में क्या होता है बेसिकली, जो करंट जिसके पास प्रेसिडेंसी होगा वो किसके साथ मिलके काम करेगा? पास्ट जिसके पास प्रेसिडेंसी था और जिसका फ्यूचर जिसके पास प्रेसिडेंसी होने वाला है, इन तीनों मिलाकर के G20 का एजेंडा, उसके अटेंडेंस, ये सारे मेंटेन करेंगे आपका G20 का। तो अभी फ़िलहाल इंडोनेशिया के पास है करंट प्रेसिडेंसी, तो करंट प्रेसिडेंट इंडोनेशिया हो गया, फ्यूचर में इंडिया के पास होने वाला है, और पास्ट में रोम के पास था। तो ये तीनों क्या बन गए? ट्रोका बन गए, ठीक है। G20 इस तरह से काम करता है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अभी समिट एक्सपेक्टेड होने कहाँ होने वाला है? दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। तो हमने आज G20 का पूरा यहाँ पे कवर अप हो गया। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, तो हमारे जितने भी रेलेवेंट न्यूज़ थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस एनालिसिस में बेसिकली, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।